सलाम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ उर्दू का एक और ख़ास प्रोग्राम। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर दे। क्या कभी ऐसा लगा है कि दुनिया में होने वाली कुछ बड़ी घटनाएं, खासकर जंगें, जैसे पहले से लिखी हुई हो, किसी स्क्रिप्ट की तरह? बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है उसमें यही दावा किया गया है कि अमेरिका ने कुछ देशों में जो दखलंदाजी की, जैसे इराक, लीबिया और अब ईरान के साथ जो तनाव है, जी, वो सब एक सोचे समझे प्लान का हिस्सा लगता है। मतलब जैसे पूरी कहानी पहले से तय हो। कुछ रिपोर्ट्स में तो यहाँ तक कहा गया है कि 1911 के बाद अगले 5 सालों में 7 देशों पर हमले का प्लान था। अच्छा, 7 ममालिक? जी, अमेरिकी जनरल वेस्ली क्लार्क का हवाला दिया जाता है इन रिपोर्ट्स में। तो आज हम इसी बात की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि इन रिपोर्ट्स और दावों में कितना दम है, क्या मिसालें दी गई हैं और इसके पीछे क्या वजह बताई जा रही हैं। क्या वाकई तारीख खुद को दोहरा रही है? चलिए समझते हैं ये स्क्रिप्ट वाली थियरी आखिर है क्या। देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक एक पैटर्न दिखता है। पहले किसी देश पर आर्थिक पाबंदियां लगाई जाती हैं, ठीक है। फिर उसे बदनाम किया जाता है। मतलब इल्जाम लगाना कि वो खतरनाक हथियार बना रहा है या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने वाला है। जी। इसके बाद मीडिया में उसके खिलाफ माहौल बनाया जाता है और आखिर में फौजी कार्रवाई कर दी जाती है। इराक की मिसाल तो बहुत आम है इस सिलसिले में, 2003 वाली। जी हाँ, बिल्कुल। सद्दाम हुसैन पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्जाम लगा, जो बाद में पूरी तरह गलत साबित हुआ है ना। बिल्कुल गलत। वो हथियार तो कभी मिले ही नहीं। और कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि सद्दाम के बुत गिराने वाली फुटेज को भी मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। अच्छा, कैसे? दावा ये है कि असल में वो काम अमेरिकी टैंक ने किया था और मौके पर बहुत कम लोग थे। ओ, तो ये मीडिया का भी एक किरदार रहा। जी, बहुत बड़ा किरदार माहौल बनाने में। और सवाल उठता है कि आखिर मकसद क्या था, मतलब ये सब क्यों? इन रिपोर्ट्स के मुताबिक असल वजह थी तेल। तेल? हाँ, यानी पेट्रोडॉलर सिस्टम को बचाना, जिसमें दुनिया भर में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है। अच्छा। दूसरा, वहां के संसाधनों पर कब्जा करना। और तीसरा, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को फायदा पहुंचाना। यानी हथियार बनाने वाली कंपनियां और फौजी लीडरशिप का गठजोड़। जी, जिन्हें जंग से मुनाफा होता है। एक अमेरिकी सेनेटर चक हेगल का उस वक्त का बयान भी है कि हाँ, हम तेल के लिए लड़ रहे हैं। वाह, ये तो बिल्कुल सीधी बात कह दी उन्होंने। जी, ये भी कहा जाता है कि इराक के तेल से होने वाली कमाई भी सीधे न्यूयॉर्क के एक अकाउंट में जाती है, ताकि इराक पर कंट्रोल बना रहे। बिल्कुल, यही दावा है। अच्छा, तो ये इराक की बात हुई। लीबिया का क्या मामला था? रिपोर्ट्स के मुताबिक यही तरीका लीबिया में भी अपनाया गया। कर्नल गद्दाफी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर चुके थे, फिर भी हमला हुआ। तो फिर वजह क्या बताई गई? हिलेरी क्लिंटन की कुछ लीक हुई ईमेल्स का हवाला देकर कहा जाता है कि असली वजह गद्दाफी का सोने पर आधारित एक नई अफ्रीकी करेंसी बनाने का प्लान था। सोने पर मबनी करेंसी? ओह जी, और ये डॉलर और यूरो के लिए बड़ा खतरा बन सकता था। तो नतीजा क्या हुआ? नतीजा, नेटो ने हमला किया, मुल्क बर्बाद हो गया। और तेल? और वहां के तेल के कुएं बीपी और शेल जैसी पश्चिमी कंपनियों के हाथ लग गए, ऐसा कहा जाता है। यानी लीबिया, जो कभी अफ्रीका के अमीर तरीन ममालिक में से एक था, जी हाँ, जहां पढ़ाई और इलाज मुफ्त था, आज खाना जंगी का शिकार है। बिल्कुल। और शाम के बारे में भी रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि वहां भी अमेरिका तेल के कुओं पर कंट्रोल जमाए हुए है। मतलब इल्जाम ये है कि कहानी हर जगह एक ही है, बर्बादी फैलाओ और माल लूटो। जराए तो यही नक्शा खींचते हैं। और अब ईरान, क्या वहां भी यही स्क्रिप्ट चल रहा है? दावा है कि वही स्क्रिप्ट फिर से दोहराई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, देखिए ना, 1992 से ईरान पर न्यूक्लियर हथियार बनाने का इल्जाम लगा रहे हैं। 1992 से? काफी लंबा अरसा हो गया। जी, और ये वही नेतन्याहू हैं जिन्होंने इराक के मामले में भी कहा था कि सद्दाम के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो वजह है फिर वही, तेल, इलाकाई तसल्लुत। बिल्कुल, रिपोर्ट्स के मुताबिक वजहें फिर वही हैं। ईरान के पास तेल और गैस के बड़े ज़खायर हैं, इलाके में अपना दबदबा कायम करना। और इजराइल की हिफाजत, जिसे रिपोर्ट्स में अमेरिका का प्रॉक्सी कहा गया है। जी, यानी किराए का पहलवान। एक दावा तो यहाँ तक है कि इसराइल को बनाया ही इसलिए गया था कि वो अमेरिका के लिए इलाके में लड़ाइयाँ लड़े। ये तो बहुत बड़ा दावा है। जी,
ये सब इन ज़राए में बयान किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट्स ईरान को इराक से मुख्तलिफ भी बताती हैं ना? हाँ बिल्कुल, वो कहती हैं कि ईरान इराक जैसा नहीं है। वो SCO और ब्रिक्स जैसे ग्रुप्स का मेंबर है, यानी वो सियासी और इक्तिसादी तौर पर मगरबी असर से बाहर के ममालिक के संगठन का हिस्सा है। जो उसे मदद दे सकते हैं? जी, मुमकिना तौर पर। और उसके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और उसे रूस और चीन का साथ भी मिल सकता है। कहा तो ये भी जाता है कि ईरान के पास ज़मीन के नीचे मिसाइलें बनाने की फैक्ट्रियां भी हो सकती हैं। तो दूसरी तरफ इजराइल की क्या सूरत हाल बताई जाती है? कुछ कमजोरियां? जी, इन रिपोर्ट्स में जिक्र है। MIT के एक प्रोफेसर का हवाला देते हुए बताया गया है कि इसराइल का मशहूर आयरन डोम डिफेंस सिस्टम शायद सिर्फ 5% मिसाइलों को ही रोक पाता है। सिर्फ 5%? जी, और उसे चलाने का खर्चा बहुत ज़्यादा है। हर मिसाइल को रोकने पर लाखों डॉलर खर्च होते हैं। इससे तो मईशत पर बहुत बोझ पड़ता होगा। बिल्कुल, भारी बोझ। और इसराइल के लिए एक रिटायर्ड जनरल इत्साहाक ब्रिक की चेतावनी का भी जिक्र है कि इसराइल एक खतरनाक मोड़ पर है। वो क्या कहते हैं? उनका कहना है कि ईरान का प्लान हो सकता है कि पहले इजराइल के एयर डिफेंस को तबाह किया जाए और फिर भारी मिसाइलों से उसके अहम ठिकानों को निशाना बनाया जाए। ओह खुदाया! अगर ऐसा हुआ तो इजराइल आर्थिक तौर पर टूट सकता है। वहां के लोगों में भी अब जंग को लेकर थकावट दिख रही है और बहुत से लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। तो आगे क्या हो सकता है? इम्कानात क्या है इन रिपोर्ट्स के मुताबिक? कई इम्कानात बताए गए हैं। नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है, इजराइल आर्थिक तबाही का शिकार हो सकता है, या फिर लड़ाई पूरे इलाके में फैल सकती है। जी, ये भी एक खतरा है, या फिर दुनिया में ताकत का तवाजुन बदल सकता है। मतलब अमेरिका का असर कम हो सकता है और रूस, चीन, ईरान का ब्लॉक मजबूत हो सकता है। जी, ये भी एक मुमकिना नतीजा बताया गया है। तो कुल मिलाकर ये सारी जानकारी एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखा दी है। बार बार दोहराए जाने वाले तरीके, संसाधनों के लिए जंगें और दुनिया की बड़ी ताकतों की खींचतान। जी, ये बातें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वाकई ये सब किसी लिखी हुई स्क्रिप्ट का हिस्सा है? अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, या आज के बदलती दुनिया में जहां ताकत किसी एक के हाथ में नहीं रही, कुछ अलग देखने को मिलेगा। इन रिपोर्ट्स में जो दावे किए गए हैं वो हमें दुनिया की सियासत को एक अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करते हैं। इस तहकीक में हैदर हसन ने हमारी मदद की। आप वॉइस ऑफ उर्दू पॉडकास्ट सुन रहे थे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।